हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंट्रोल्स इन एन ई बिजनेस एनवायरनमेंट। कल अपन ने रिस्क पढ़े थे। रिस्क का मतलब डर कि ई बिजनेस को अगर अपन यूज करना चाहते हैं, ई कॉमर्स में मैं स्विच होना चाहती हूँ, तो मुझे क्या क्या डर होगा मुझे पहले पता होना चाहिए। कि अब ऐसा ही है, इतना आसान नहीं है वेबसाइट को चलाना, उस बिजनेस को चलाना। वेबसाइट ऑनलाइन पे अगर ऑनलाइन आप बिजनेस को चलाना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए ये सारे रिस्क आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो उन रिस्क से बचने के लिए आप क्या कंट्रोल लगाओगे? तो दर्द की जो दवा होती है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो सिर दर्द की जो दवा होगी उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल। मेरे घर में चोरी का डर है तो उसके लिए मैं जो ताला लगाती हूँ उसको मैं क्या कहती हूँ? कंट्रोल। तो उन रिस्क से बचने के लिए कि वो सारे रिस्क ना आए या वो आ जाए तो उनसे मुझे नुकसान कम से कम हो, इस चीज के बचने के लिए आप क्या लगाते हो? आप क्या करते हो? कंट्रोल्स लगाते हो। कंट्रोल्स, बहुत सारे कंट्रोल्स लगाए जाते हैं ई बिजनेस एनवायरनमेंट में। ये सारे लोगों पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स की सक्सेस जो है, अगर ये लोग अपने ऊपर कंट्रोल लगाएंगे तो ई कॉमर्स की सक्सेस हो सकती है, अदरवाइज ई कॉमर्स की सक्सेस नहीं हो सकती। सिर्फ वेंडर ही कंट्रोल नहीं लगाएगा, यूजर, गवर्नमेंट, जितने भी लोग ई कॉमर्स में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, वो सब ये सारे कंट्रोल्स लगाएंगे। तो एक लाइन लिखो, पीपल हु अप्लाई कंट्रोल्स, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, people who apply controls for the success of e-commerce, for the success of e-commerce, people who apply controls for the success of e-commerce. ये सारे लोगों को कंट्रोल लगाना पड़ेगा, ये सारे लोगों को अच्छे से काम करना पड़ेगा अगर ई कॉमर्स की सक्सेस चाहिए। सबसे पहले आते हैं यूजर्स। यूजर्स मतलब जो यूजर यूज कर रहा है ई कॉमर्स को या एम कॉमर्स को, वो जेन्यून होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी हैकर ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया और मेरे अकाउंट से फिर वो शॉपिंग कर रहा है। तो हैकर नहीं होना चाहिए, जेन्यून यूजर होना चाहिए जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट को यूज में ले रहा है। ये कंट्रोल होना चाहिए। मतलब यूजर को अपना जो पासवर्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना चाहिए ताकि कोई हैकर उसको आसानी से हैक ना कर पाए, और जेन्यून यूजर ही हमेशा ई कॉमर्स को यूज में ले पाए। नेक्स्ट है आपका सेलर्स, बायर्स एंड मर्चेंट। यहाँ मैं बात कर रही हूँ अमेजॉन जो कंपनी है, मैं बात कर रही हूँ जो फ्लिपकार्ट की कंपनी है, वो अपने ऊपर क्या कंट्रोल लगाएगी ताकि उनका काम ढंग से हो सके। तो यहाँ पे सक्सेस के लिए बहुत सारा many e-commerce business have lost huge amount of money as they did not have proper controls in place. अगर आपने proper controls नहीं लगा रखे तो बहुत सारा पैसों का नुकसान हो सकता है। क्या क्या कंट्रोल्स लगाने चाहिए? प्रोडक्ट कैटलॉग। सबसे पहले आपके प्रोडक्ट का कैटलॉग होना चाहिए कि आपका क्या प्रोडक्ट है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, उसके कलर्स, उसके साइजेस, ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर डिस्प्ले होनी चाहिए। प्राइस कैटलॉग, वो प्रोडक्ट कितने का है, इस प्राइस के कितने प्रोडक्ट्स हैं या जो भी है, ये सब आप में होना चाहिए। डिस्काउंट्स एंड प्रमोशनल स्कीम्स क्या होंगी, प्रोडक्ट की रिटर्न पॉलिसी क्या होगी, कितने दिन में रिटर्न लेंगे, किसको रिटर्न नहीं लेंगे। अकाउंटिंग फॉर कैश रिसीव्ड थ्रू सीओडी मॉडल ऑफ सेल, अगर सीओडी के थ्रू कैश आ रहा है तो उसकी कैसे अकाउंटिंग होगी, कब उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होनी चाहिए। तो जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनको क्या क्या कंट्रोल लगाना चाहिए? प्रोडक्ट का कैटलॉग पे कंट्रोल लगाना चाहिए, प्राइस कैटलॉग होना चाहिए, रिटर्न कब होगा प्रोडक्ट, डिस्काउंट हम कितना आपको देंगे, एंड अगर आप सीओडी के थ्रू में पेमेंट करते हो तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, कहाँ पे हम उसको ये एंट्री करेंगे, कहाँ एंट्री नहीं करेंगे। ये कंट्रोल्स प्रॉपर्ली लगे हुए होंगे तो आपके मर्चेंट्स, आपका बिजनेस, आपके वेंडर, सप्लायर, सेलर सक्सेसफुल बिजनेस को रन कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो भारत सरकार है उसको भी कंट्रोल लगाना चाहिए। वो कंट्रोल लगाएंगे रिलेटेड टू टैक्स कि हर प्रोडक्ट पे इतना टैक्स होना चाहिए। कपड़ा बेच रहे हो तो इतना जीएसटी लगना चाहिए, फुटवेयर बेच रहे हो तो इतना जीएसटी लगेगा, और अगर कोई मोबाइल फोन बेच रहे हो तो इतना जीएसटी लगेगा। एंड जितना भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो सारा प्रोडक्ट आपका लीगल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है ऑनलाइन कोई ड्रग्स वगैरह बेच रहे हो, जो आपका बैंड है वो चीजें ऑनलाइन बिकनी नहीं चाहिए। ऑनलाइन वही सामान आप बेचोगे जो लीगल है। तो गवर्नमेंट ये ध्यान रखेगी कि गवर्नमेंट ये कंट्रोल लगाएगी जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सब टैक्स प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर रही है या नहीं कर रही, एंड जो भी सामान वो बेच रही है वो सामान वो लीगली बेच रही है या नहीं बेच रही। तो किस किसने कंट्रोल लगा लिया? यूजर ने, सेलर ने और गवर्नमेंट ने। देन
कंट्रोल है आपका नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर में एग्जांपल लिख लो, मैं किसकी बात कर रही हूँ, जियो और आइडिया या वोडाफोन रिलायंस, इनकी मैं बात कर रही हूँ। जिनसे मुझे नेटवर्क मिल रहा है, इंटरनेट कनेक्शन मुझे कौन दे रहा है, जियो कंपनी दे रही है। इंटरनेट कनेक्शन मुझे कौन दे रहा है, एयरटेल कंपनी दे रही है। तो उसकी बात कर रही हूँ। बिना इंटरनेट के ई कॉमर्स चल नहीं सकता। तो दे नीड टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क। आपका नेटवर्क हमेशा अवेलेबल रहेगा एंड सिक्योर रहेगा, कोई भी डाउन टाइम नहीं होना चाहिए नेटवर्क में। अगर नेटवर्क में डाउन टाइम हो गया तो बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जियो का नेटवर्क 3 दिन तक जियो का नेटवर्क ही नहीं आएगा। तो अगर 3 दिन तक जियो का नेटवर्क नहीं आएगा तो मैं ई कॉमर्स वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाऊंगी, तो उस साइट का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हमेशा इंश्योर करें कि हमारा नेटवर्क हमेशा अवेलेबल रहेगा और सिक्योर नेटवर्क रहेगा, उसमें कोई वायरस वगैरह नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग की मैं बात कर रही हूँ। ई कॉमर्स वेबसाइट क्यों मुझे दिख रही है, क्योंकि वो कहाँ पड़ी है, क्लाउड पे पड़ी है। अमेज़न मुझे क्यों दिख रही है, क्योंकि वो क्लाउड पे पड़ी है। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ AWS की, कि AWS हमेशा चलता रहना चाहिए। अगर AWS कंपनी बंद हो गई तो उसके ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स चल रही हैं वो सब भी क्या होता जाएंगी, बंद हो जाएंगी, वो सब भी रुक जाएंगी, वो सभी चलना बंद हो जाएंगी। तो these includes all other service providers other than network service providers, for example cloud computing, application backends. They are also prone to risk of availability and security, मतलब वो हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए टेक्नोलॉजी, और सिक्योरिटी सिक्योर्ड रहना चाहिए। जिस टेक्नोलॉजी पे आपकी वेबसाइट चल रही है वो टेक्नोलॉजी सिक्योर्ड रहनी चाहिए और अवेलेबल रहनी चाहिए। लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक कौन होगा, कुरियर वाला बंदा जो सामान पहुंचाने में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन, डीटीडीसी के थ्रू आपका कुरियर आ रहा है, ये सब कौन लोग हो जाएंगे, आपके लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स में ये सारे लोग हो जाएंगे। तो दे आर द वंस हु आर फाइनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली प्रोडक्ट डिलीवरी। सामान बन गया, अच्छी खासी पैकिंग हो गई, पर ट्रांसपोर्टेशन ने डिले कर दिया तो सामान टाइम पे कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगा और कस्टमर हैप्पी नहीं रहेगा। तो यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, यही लोग फाइनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे क्या होता है, जिसके थ्रू वेंडर अपना पेमेंट रिसीव करता है। तो पेमेंट गेटवे एफिशिएंट, इफेक्टिव और फुल प्रूफ होने चाहिए। मतलब अगर आपने ये सेट कर रखा है कि 20% तो कंपनी को मिलेगा और 80% सपोज ओप्पो को मिलेगा और 20% अमेज़न को उसका पेमेंट मिलेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, पेमेंट गेटवे करेगा। तो वो एफिशिएंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और फुल प्रूफ होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको अपने ऊपर कुछ कंट्रोल्स लगाना चाहिए ताकि ई कॉमर्स की वेबसाइट सक्सेसफुली रन कर सके। कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, यूजर्स, यूजर्स मतलब जेन्युइन यूजर होना चाहिए, कोई हैकर नहीं होना चाहिए। सेकंड है सर्विस प्रोवाइडर्स या सेलर्स या मर्चेंट्स, उनको क्या क्या कंट्रोल लगाएंगे, प्रोडक्ट कैटलॉग, प्राइस कैटलॉग, डिस्काउंट, रिटर्न्स एंड सीओडी की अकाउंटिंग। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल लगाएगी, एक तो टैक्स की कैलकुलेशन और एक लीगल सामान बेच रहे हो, इलीगल तो नहीं बेच रहे ना आप ऑनलाइन के थ्रू। देन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो जियो वाले लोग हैं वो देखेंगे नेटवर्क हमेशा अवेलेबल और सिक्योर होना चाहिए। अगर नेटवर्क डाउन टाउन हो गया तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, पूरी वेबसाइट बंद हो जाएगी। देन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है तो वो चलती रहनी चाहिए, अवेलेबल और सिक्योर होनी चाहिए, वो बंद तो मेरी वेबसाइट दिखना बंद हो जाएगी। देन लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स जो ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग होते हैं वही लोग फाइनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सामान कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, तो वो हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। देन पेमेंट गेटवे वो कैसे होने चाहिए, इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड फुल प्रूफ होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो नाम दोबारा बोलो कि किन किन लोगों पे कंट्रोल होना चाहिए अगर ई कॉमर्स को सक्सेसफुली रन करना है। तो यूजर्स, 7 है, वापस अपने मन में बोलो सब लोग कि 7 के 7 बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। 7 है, देखो कितने बोल पा रहे हो। हाँ जी, कितने बोल पा रहे हो, 7 7 7। इधर आप लोग कितना बोल पा रहे हो बेटा, 5 6
6, वेरी गुड। हाँ जी, तो अपन ने देखे कि ये सारे लोगों पे कंट्रोल्स होना चाहिए, लाइक यूजर्स, लाइक सर्विस प्रोवाइडर्स, लाइक गवर्नमेंट, लाइक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, नेटवर्क प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक एंड पेमेंट गेटवेज, ये सब लोगों पे कंट्रोल होना चाहिए अगर ई कॉमर्स वेबसाइट को आपको सक्सेसफुली रन करवाना है। तो ये जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी आपने देखे, यूजर्स, गवर्नमेंट, ये सारे लोग, ये लोग कुछ ना कुछ पॉलिसीज वगैरह लगाते हैं ताकि उन ई कॉमर्स रिस्क से बचने के लिए वो कोई ना कोई अपने क्या लगाते हैं, पॉलिसी प्रोसीजर्स लगाते हैं। क्या क्या पॉलिसी प्रोसीजर्स वो लोग लगाते हैं, जितने भी अपन ने पार्टिसिपेंट्स देखे हैं? एजुकेटिंग द पार्टिसिपेंट अबाउट द नेचर ऑफ द रिस्क। आपके जो भी ई कॉमर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग भी उसको यूज में लेने वाले हैं, उनको पता होना चाहिए उस वेबसाइट पे क्या रिस्क आएगा। इस चीज से रिलेटेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी होनी चाहिए। अमेजॉन में पॉलिसी होनी चाहिए कि उसके यूजर्स को पता हो कि अमेजॉन को यूज में लेने से आपको क्या क्या रिस्क आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में वो पॉलिसी गाइडलाइंस होनी चाहिए। पॉलिसी में इंक्लूड द फॉलोइंग: फ्रीक्वेंसी एंड नेचर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम। फ्रीक्वेंसी, कितनी बार हम वो प्रोग्राम रखेंगे और किस टाइप का प्रोग्राम रखेंगे। हम आपको किस बारे में बता रहे हैं, हम आपको उसका एडवांटेज बता रहे हैं, डिसएडवांटेज, और हम कितनी बार बता रहे हैं, 2 बार, 3 बार, 5 बार बता रहे हैं हम। पार्टिसिपेंट्स ऑफ सच प्रोग्राम, उनके कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन कौन लोग जो है वो यूज में ले सकते हैं, ये सारी चीजों के रिलेटेड पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे जितने भी बैंक्स होते हैं जहां पे ऑनलाइन बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं, वो लोग बैंक्स अपने डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि अगर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग काम में लेते तो ये करना है और ये आपको नहीं करना। ये सारी चीजों से रिलेटेड पॉलिसी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी टू द कस्टमर्स, जो आपकी पॉलिसी है वो कस्टमर को बहुत क्लियर पता होनी चाहिए। कस्टमर में कोई मन में कोई डिससेटिस्फैक्शन या कोई भी डिस्प्यूट कस्टमर के मन में ना आए, उसकी वेबसाइट क्लियर हो, आपकी वेबसाइट एकदम अच्छे से समझ में आए, उसके लिए आपकी वेबसाइट की जो भी पॉलिसी है वो आपको कस्टमर को पता होनी चाहिए। क्या क्या पॉलिसी को पता होना चाहिए? प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में कस्टमर को पता होना चाहिए। आपकी वेबसाइट में लिंक होना चाहिए कहीं पे भी जहां कस्टमर को बताया जाएगा कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का हम क्या करने वाले हैं, जो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, वो एक पॉलिसी में लिखा होना चाहिए। उस पॉलिसी का नाम है प्राइवेसी पॉलिसी और इसके बारे में कस्टमर को पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कि यहाँ पे यूजर को बताया जाएगा कि कैसे आपको अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना है। शिपिंग एंड बिलिंग पॉलिसी, हम कितने दिन में शिप करेंगे, हम कैसा बिल जनरेट करेंगे, उसमें कितना जीएसटी लगाएंगे, ये सारी बातें कस्टमर को पता होनी चाहिए। जो भी ये पॉलिसी है क्लियर होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव, अवेलेबल थ्रू अ लिंक ऑन द होम पेज ड्यूरिंग ऑनलाइन परचेज। रिफंड पॉलिसी, कौन सा सामान रिफंड होगा, कौन सा नहीं होगा, कितने दिन में होगा। अपन ने ये पढ़ी थी रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, कहाँ पढ़ी थी? गाइडलाइंस में। तो रिफंड पॉलिसी के बारे में कि कितने दिन में रिटर्न करोगे, कौन सा सामान रिटर्न लेंगे, कब पैसा वापस मिल जाएगा रिफंड होने का, ये सारी पॉलिसी के बारे में यूजर को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट अपन ने क्या देखा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है वो कस्टमर को पता होनी चाहिए। कौन सी पॉलिसी के बारे में? प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसी, इन चारों के बारे में कस्टमर को पता होना चाहिए। इंश्योर कंप्लायंस विद इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड्स, आप ये देखोगे कि जो आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हो वो, अगर मैं सपोज मैंने कोई, मेरी दुकान है, जैसे रूंगटा वाले ने अपना कुछ ऑनलाइन स्टोर खोला, तो रूंगटा का काम किसका है? कपड़ों का, क्लोथ्स का। तो जो क्लोथ इंडस्ट्री है उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स हैं वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे देखा जाएगा। तो जितने भी ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन सबको जितने भी रूल्स हैं इंडस्ट्री के, उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आरबीआई ने जो रूल दे रखा है कि कपड़े पे इतना जीएसटी लगेगा, वो सारे रूल्स आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे। प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में, ये जो पॉइंट है ये अलग से पूछा जा सकता है। प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स फ्रॉम इंट्रूजन, इंट्रूजन से ई कॉमर्स को बचाओ। इंट्रूजन कौन होता है? ऐसे लोग जो बिना परमिशन के मेरे कंप्यूटर में घुस गए, ऐसे लोग जो चोर होते हैं, बिना परमिशन के मेरे घर में घुस जाते हैं। जो हैकर होता है बिना परमिशन के मेरे कंप्यूटर का एक्सेस ले लेता है, मैंने उसको परमिशन नहीं दी फिर भी उसने मेरे कंप्यूटर का हैकर एक्सेस ले लिया, उसको क्या कहा जाता है? इंट्रूजन कहा जाता है। इसकी मेमोरी टेक्निक लिखो, सिर्फ इस पॉइंट की मेमोरी टेक्निक लिखो। पीवीआर में हंसले, पीवीआर में हंसले। पीवीआर क्या है? पीवीआर मूवी थिएटर्स,
जैसे आइनॉक्स है वैसे पीवीआर मूवी थिएटर्स होते हैं, तो पीवीआर में हंसले। ऐसे भी लोग हाँ जी, पीवीआर में हंसले। P stands for password. बेटा बनाती हूँ 2 minutes. Okay. P stands for passwords. Ensure employee change these regularly and that password set by former employee for your organization are different. मतलब आपके पासवर्ड्स आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहो, ऐसा नहीं है एक पासवर्ड बना दे तो सालों साल वही पासवर्ड चल रहा है। और पुराने एम्प्लॉय का अगर कोई पासवर्ड था तो वो बंद हो जाना चाहिए, अब उस पासवर्ड से वो सिस्टम दोबारा ओपन नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब आप इंट्रूजन से बच पाओगे। वी स्टैंड्स फॉर वायरस। वायरस आप अपनी वेबसाइट को डेली बेसिस पे चेक करो कि उसमें कोई वायरस तो नहीं आया ना, अगर वायरस आ जाएगा तो मेरी वैल्यूएबल डेटा का लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना जो अननोन हो, तो अपना सबका वायरस प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट होना चाहिए, वायरस के लिए डेली चेकिंग करेंगे। देन PVR, R stands for रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। आपकी साइट हमेशा अप टू डेट रहनी चाहिए, न्यूएस्ट वर्जन। जैसे व्हाट्सएप का अपडेशन आता रहता है, उस अपडेशन से क्या होता है बच्चों, एक तो नया जो चेंजेस वो कर रहा है वो आ जाते हैं, उनसे अपडेट। मतलब क्या होता है, जैसे अगर व्हाट्सएप है, अगर व्हाट्सएप का मैं ओल्ड वर्जन ही काम में ले रही हूँ तो ओल्ड वर्जन मेरे को नए फीचर्स नहीं चाहिए, एक तो वो नया फीचर तो दे ही रहा है, अगर हैकर यहाँ तक पहुंच चुका है तो फिर वो नया आ गया, वहां तक हैकर नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए हर सॉफ्टवेयर का अपडेशन आता रहता है, उसमें एक तो नए फीचर्स आते रहते हैं, और हैकर्स और मालवेयर से बचने के लिए हर सॉफ्टवेयर को बार बार टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। तो ये शायद शुड बी ऑलवेज अप टू डेट विद न्यूएस्ट वर्जन। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपकी वेबसाइट जो है वो वनरेबल टू अटैक हो जाएगी, उसमें अटैक हो सकता है। PVR में हंसले, H स्टैंड्स फॉर हैकर्स। आप रेगुलरली असेस करो कि आपकी वेबसाइट कितनी वनरेबल है हैकर के लिए, कितने चांसेस हैं कि वो वेबसाइट हैक हो सकती है। एंड लास्ट है इसके अंदर एस मतलब क्या है आपका, सेंसिटिव डेटा। तो आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो कोई और एक्सेस ना कर पाए, इसलिए आप सारे डेटा को क्या करो, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखो कि आपकी सेंसिटिव डेटा को कोई हैक ना कर पाए। नो द डिटेल्स ऑफ योर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट। आप जिस भी प्रोवाइडर से आप वो जिस भी थ्रू पेमेंट करो उसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन। इंट्रूजन से कैसे बचा सकते हैं, PVR में हंसले। P स्टैंड्स फॉर पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लो, टाइम टू टाइम चेंज करते रहो। देन V मतलब वायरस, रेगुलरली असेस करो उस पर कोई वायरस तो नहीं आ रहा ना। R मतलब रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, उसको अपडेट करते रहो ताकि उसमें नए फीचर्स आए, कोई मालवेयर वायरस नहीं आ सके। देन H मतलब हैकर्स, हैकर हैक ना कर ले, मेरी वेबसाइट कितनी वनरेबल है, कितनी ओपन है, कितने चांसेस उसमें हैक होने के हैं। S मतलब सेंसिटिव डेटा को कोई हैकर हैक ना कर ले। ये पढ़ो बच्चों, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। चलो कंटिन्यू करें। हाँ जी, अपन पढ़ रहे थे कंट्रोल्स कि क्या क्या जो पार्टिसिपेंट्स है क्या क्या पॉलिसी प्रोसीजर्स लगाएंगे। पहला था, अरे वो तो पार्टिसिपेंट्स बता दिया आपने क्या क्या पॉलिसी प्रोसीजर लगाएंगे। एजुकेटिंग द पार्टिसिपेंट्स, उनको बताया जाएगा क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है वो बताया जाएगा। यहाँ पे पॉलिसी प्रोग्राम्स कितनी फ्रीक्वेंसी में होंगे, किस नेचर का होगा, वो सारी चीजें आपकी पॉलिसी में होनी चाहिए। सेकेंड, कम्युनिकेशन द पॉलिसी टू द कस्टमर्स, वहां पे कौन सी पॉलिसी के बारे में बताओगे, प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसी, ये सारी बातें उनको बताई जाएंगी ताकि कस्टमर सेटिस्फाई, उसको कोई भी डिससेटिस्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आप काम करो, जो भी आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग कंप्लाई कर उसी के अकॉर्डिंग आप काम करो, RBI जो रूल्स रेगुलेशंस कहता है। देन प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन, इंट्रूजन से बचाना है
तो उसके लिए एमटी क्या थी पीवीआर में हंसले। पी स्टैंड्स फॉर पासवर्ड्स, आपके पासवर्ड्स आप रेगुलरली चेंज करो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड काम में लो ताकि हैकर उसको हैक ना कर पाए। वी मतलब वायरस, कंटिन्यू एक्सेस करते रहो वेबसाइट को, तो कोई वायरस तो नहीं आ रहा ना, उसमें कोई डेटा लॉस तो नहीं हो रहा ना, ये सारी चीजें देखते जाओ। आर मतलब रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, अगर अपन रेगुलरली सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे तो उस पर कोई वायरस मालवेयर प्रोटेक्शन से हम बचेंगे, मालवेयर से। नेक्स्ट हैकर्स, हैकर्स मतलब मेरी वेबसाइट कितनी वनरेबल है कि उस पर कोई हैकर हैक कर सकता है। एंड आर मतलब एस मतलब सेंसिटिव डेटा, कि सेंसिटिव डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए, कोई और उसको हैक ना कर पाए। ठीक है, तो ये सारा क्या है, प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन। कंट्रोल्स, कंट्रोल्स में बच्चों सिर्फ वो कंट्रोल्स पूछे तो पूरा छापना है, 6 नंबर का पूछे या कितने का भी। अगर वो पूछता है कंट्रोल्स के लिए कौन से पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, किन किन पार्टिसिपेंट्स को अपने ऊपर कंट्रोल लगाना चाहिए, तो किन किन को लगाना चाहिए, यूजर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, पेमेंट गेटवे, इन सबको तो कंट्रोल लगाना चाहिए फॉर द सक्सेस ऑफ द ई कॉमर्स। ये जो पार्टिसिपेंट्स है ये क्या पॉलिसी प्रोसीजर्स लगाएंगे, educating the participant, communicating the policy to the customer, comply with industry standards and protect your e-commerce from intrusion। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो कौन से पार्टिसिपेंट्स और वो लोग क्या क्या पॉलिसी लगाएंगे, ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। क्लियर? इंट्रूजन, तो इसके अंदर की पॉइंट इतनी जरूरी है और एक्सप्लेन करना। हाँ, अगर वो पूछेगा तो 6 नंबर का पूछेगा ये क्वेश्चन, तो सारे लिखना जरूरी होगा। और अगर वो 3 नंबर का सिर्फ ये पूछता है कि हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स फ्रॉम इंट्रूजन, वो सिर्फ अलग से ये पॉइंट भी पूछ सकता है, तो इस पॉइंट को डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना। और वैसे पूरा पूछे तो वो फिर भी डिटेल से करना, पूरा वो नहीं पूछेगा एक साथ कभी भी। ठीक है, इसमें कुछ केस स्टडीज हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। रिटर्न ऑफ मोबाइल, एक बंदा है, इसमें केस स्टडी में वैसे ही बता देती हूँ फिर पढ़ लेना। एक बंदा है जो हमेशा मोबाइल को रिटर्न करता रहता है, उसको डिफेक्टिव बताकर कि उसके पास डिफेक्टिव है। वो करता क्या था, वो मोबाइल फोन आता था, आने के बाद उसको खोलकर उसमें कुछ डिफेक्टिव पार्ट लगा देता था और सही मोबाइल ले लेता था, और फिर उसके बाद वो दोबारा वैसी पैकिंग करके फिर वीडियो बनाता था कि और ओपन करते हुए कि देखो मैंने ओपन किया तो आपका मोबाइल फोन डिफेक्टिव आया। तो ऐसा वो करता गया, कंपनी को बहुत बहुत नुकसान हो गया। फिर बाद में पता चला कंपनी को, अरे ये बंदा तो ऐसे चोरी करता है। तो एक तो ये केस स्टडी है इसके अंदर। तो वहां पे क्या कंट्रोल होना चाहिए था कंपनी में, कि कंपनी में एक रेड मार्क होना चाहिए। अगर यही कस्टमर बार बार सामान रिटर्न कर रहा है तो उस कस्टमर को मार्क करो, किसने रिटर्न किया, दोबारा भी उसी ने किया है क्या, दोबारा भी उसी ने किया है क्या, ताकि पता चले इस कस्टमर में फ्रॉड है या हमारे सामान में फ्रॉड है। सेकेंड है परचेज फेक और इंफीरियर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, कुछ आपने सामान मंगाया, कुछ खराब क्वालिटी का सामान आपके वहां पे ऑनलाइन आपके पास आ गया, ये पढ़ लेना, ऐसा कुछ वो नहीं है केस स्टडी में। साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैंने कहा था छोड़ देना। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज वर्चुअलाइजेशन। अपनी एक लास्ट टेक्निक रह गई थी, दैट इज वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन पेज नंबर 4.53, लास्ट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। अपन ने कौन सी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ी है, नाम बताओ। ग्रिड, क्लाउड, ग्रीन, वेब, मोबाइल, एआई, एमएल और आईओटी, बीवाईओडी, ये सारी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज हैं। एक टेक्नोलॉजी अपनी रह गई, दैट इज वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन पहले कंसेप्ट समझते हैं बच्चों, क्या होता है वर्चुअल का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल?
ऐसी चीजें जो रियल नहीं है, इमेजिनरी है, नहीं होकर भी किसी चीज के होने का एहसास होना। कोई चीज रियल में नहीं है फिर भी मुझे लगता है कि वो चीज मेरे पास रियल में है, उस चीज को क्या कह देते हैं, वर्चुअलाइजेशन कह देते हैं। जैसे कि आप लोग रियल लाइफ में जो यूज में लेते हो, कोई कंप्यूटर खरीदते हो, उसमें हार्ड डिस्क जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, सपोज 120 GB का मेरे पास सेकेंडरी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क तो एक ही है ना, दो तो नहीं है ना, पर उसको मैंने मेरे अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया सी में, डी में और ई में, मैंने खुद ने डिवाइड कर दिया। एक हार्ड डिस्क को मैंने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मुझे क्या लगता है, सी अपने आप में अलग हार्ड डिस्क है, डी अपने आप में अलग स्टोरेज है, ई अपने आप में अलग स्टोरेज है। रियल में ऐसा है नहीं, फिर भी मुझे ऐसा एहसास होता है कि ऐसा हो रहा है, सी अपने आप में अलग है, डी अपने आप में अलग है और ई अपने आप में अलग है। रियल में तो एक ही हार्ड डिस्क है। तो वर्चुअलाइजेशन मतलब कोई चीज नहीं है फिर भी अगर आपको लगता है कि वो चीज है, नहीं होकर भी होने का एहसास होना, उस चीज को क्या कहा जाता है, वर्चुअलाइजेशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं, वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट एक्चुअली रियल लाइफ में कौन सा होता है और कहाँ काम में लिया जाता है। सपोज मेरे पास एक कंप्यूटर है, उसमें मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो उसका मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब इस कंप्यूटर में मेरे को अलग अलग सॉफ्टवेयर चलाने हैं। अगर मुझे टैली चलाना है तो टैली के लिए मुझे सपोज विंडोज चाहिए, विंडोज पे टैली चलेगी। अगर मुझे सैप ERP सॉफ्टवेयर चलाना है तो सपोज उसके लिए मुझे कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लाइनेक्स चाहिए। अगर मुझे कोई और एप्लीकेशन चलानी है, लाइक मुझे MS ऑफिस चलाना है, वैसे तो चलता है विंडोज पे, मैं एग्जांपल बता रही हूँ आप लोगों को। अगर मुझे MS ऑफिस चलाना है तो MS ऑफिस सपोज मेरा नया ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है। बहुत सारे तरीके के दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स एक्सेट्रा। अगर मुझे ये 3 सॉफ्टवेयर चलाने हैं तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 कंप्यूटर खरीदने पड़ेंगे जिनका 3 अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा आ जाएगी। इससे अच्छा बेटर ऑप्शन क्या होता है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, वर्चुअलाइजेशन। आप अगर इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डाल देते हो, विंडोज वाले सॉफ्टवेयर को विंडोज वाले कंप्यूटर में मैंने वर्चुअलाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर डाल दिया, अब क्या होगा कि ये एक कंप्यूटर में ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाएंगे। मुझे विंडोज चलाना है तो विंडोज चल जाएगा, लाइनेक्स चलाना है तो लाइनेक्स चल जाएगा, यूनिक्स चलाना है तो यूनिक्स चल जाएगा। एक कंप्यूटर में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाएंगे। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो एप्लीकेशंस चलनी चाहिए, विंडोज के लिए टैली चलनी चाहिए, टैली चल जाएगी। लाइनेक्स में सैप चलना चाहिए, सैप चल जाएगा। यूनिक्स में MS ऑफिस चलना चाहिए, MS ऑफिस आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे एक कंप्यूटर को आप ऐसा बना रहे हो कि एक कंप्यूटर पे आपके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चल पा रहे हैं और उसकी मल्टीपल एप्लीकेशन चल पा रही है। मतलब एक कंप्यूटर मल्टीपल तरीके से एक्ट कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल मशीन्स काम कर रही हैं, बट रियल में आपकी एक मशीन काम करती है। नहीं होकर भी होने का एहसास, मेरे पास मल्टीपल मशीन्स हैं नहीं, फिर भी मुझे क्या लगता है कि मेरे पास मल्टीपल मशीन्स हैं जिसमें मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को चला पा रही हूँ। तो इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, वर्चुअलाइजेशन कहा जाता है। और एक्चुअली ऐसा होता है, आपको यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स को कैरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी को जैसे कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, टैली भी दिखाना है उसको, सैप का सॉफ्टवेयर भी दिखाना है, MS ऑफिस का, तो आपको वहां दूसरी जगह 3 कंप्यूटर्स ले जाने पड़ेंगे। वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से मैं सिर्फ एक कंप्यूटर ले जाऊंगी। उस एक कंप्यूटर में मैंने कहा टैली चलाना है तो ये कंप्यूटर में विंडोज चलने लग जाएगा, विंडोज पर टैली चला पाऊंगी। मैंने सोचा मुझे सैप चलाना है तो सैप के लिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसी मशीन के ऊपर चलने लग जाएगा और फिर मैं सैप चला दूंगी। मैंने कहा मुझे MS ऑफिस चलाना है तो इसी मशीन के ऊपर मेरा यूनिक्स चलने लग जाएगा और फिर मैं उसमें MS ऑफिस चला दूंगी। तो आपको ज्यादा मशीन्स भी कैरी नहीं करनी पड़ी, एक मशीन पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर पा रहे हैं। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अलग एप्लीकेशंस, अपने अलग सॉफ्टवेयर्स होंगे। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन ऐसे काम कर रही है जैसे वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मशीन होगी। और ये चीज किस वजह से हुई, वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर की वजह से ये चीज आपकी होती है। नहीं होकर भी होने का एहसास होना, इसी चीज को क्या कहा जाता है, वर्चुअलाइजेशन कहा जाता है। इसमें कुछ कुछ लिखोगे पहले थोड़ा सा। पहले लिख लो, थोड़ा सा लिखवा रही हूँ फिर पढ़ेंगे अपन।
हाँ जी, वर्चुअलाइजेशन, पहले एक लाइन लिखो वर्चुअलाइजेशन के लिए। नहीं होने के बाद भी होने का एहसास होना, नहीं होकर भी होने का एहसास होना। नहीं होकर भी होने का एहसास होना। फिर इसके जो टाइप्स हैं उस टाइप्स में है आपका एक हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, इसके लिए एक डायग्राम बनाओ। एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, ये है आपका ट्रेडिशनल और अर्लियर वर्जन। ये डायग्राम बनाने के बाद मैं कुछ लिखवा रही हूँ, वो लिखना। इस वर्चुअलाइजेशन लेयर, जूम प्लस, ठीक है। हाँ जी, यहां तक बना लिया। अब लिखवा रही हूँ मैं कुछ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के लिए, पहले लिखूं। लिखें, बन गया डायग्राम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के लिए। पॉइंट नंबर 1, पहले एक सॉफ्टवेयर पे एक ही ओएस चल सकता था। पहले एक कंप्यूटर पे, पहले एक कंप्यूटर पे एक ही ओएस चल सकता था, फुल स्टॉप। If different softwares need different OS, if different softwares need different OS like Tally, like Tally को चाहिए विंडोज, ऐसा लिख देना, Tally को चाहिए विंडोज, कॉमा, SAP को चाहिए लाइनेक्स, Tally को चाहिए विंडोज, SAP को चाहिए लाइनेक्स, कॉमा, we need to purchase multiple machines, we need to purchase multiple machines for multiple OS to run multiple software. We need to purchase multiple machine for multiple OS
to run multiple software. Full stop. Next point, but virtualization concepts gives, what virtualization concept gives, एरो बनाओ फिर उसके आगे एरो बनाओ. You need only one machine. You need only one machine. फिर एरो बनाओ. एरो बना के लिखो on that virtualization software. On that virtualization software, we can run multiple OS. We can run multiple OS like Windows, Linux, etc. To run multiple softwares on them. To run multiple softwares on them which are compatible with that OS. Which are compatible with that OS. Full stop. इसी पॉइंट का सब पॉइंट लिखो. 5 मशीन्स का काम एक मशीन कर रही है. 5 मशीन्स का काम एक मशीन कर रही है. नेक्स्ट सब पॉइंट लिखो कॉस्ट सेविंग. इसी का थर्ड पॉइंट लिखो मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स. मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स not physically created. Not physically created. Multiple virtual machines not physically created. Next type लिखो network virtualization. Types cost saving. नेक्स्ट टाइप लिखो टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन का नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन. ये डायग्राम बना लो. बना लिया.
मैम आपने दिल्ली के नीचे क्या लिखा है? दिल्ली मुंबई के नीचे 5 क्या करोड़, लिखा है? 5 करोड़। बच्चों बना लिया? पढ़े पढ़े? क्या नहीं दिख रहा? फिजिकली कहीं और है पर लॉजिकली यहीं पे है। फिजिकली हार्डवेयर वाला डायग्राम दिखाना। फिजिकली कहीं और है पर लॉजिकली यहीं पे है। पढ़े आप? चलो, वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया। कोई चीज एक्चुअल में है नहीं फिर भी उसका होने का एहसास होना, उसको वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। अपने दिमाग में ऑपरेटिंग सिस्टम वाला एग्जांपल रखो कि एक मशीन पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकता है। अगर मुझे इस कंप्यूटर पे विंडोज भी चलाना है, लाइनेक्स भी चलाना है, यूनिक्स भी चलाना है, तो इसी कंप्यूटर पे एक मशीन पे वैसे तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकता है, पर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम इसी मशीन पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर उनके खुद के उस पे चल सकते हैं। हर एक मशीन ऐसे काम करेगी कि जैसे वो अपनी इंडिपेंडेंट मशीन हो। फिजिकली मैंने इतनी सारी मशीन्स क्रिएट नहीं की है, लॉजिकली मैंने इतनी सारी मशीन्स क्रिएट करनी है, और मुझे बहुत सारी मशीन्स को कैरी करने की भी जरूरत नहीं है। वर्चुअलाइजेशन मीन्स टू क्रिएट अ वर्चुअल वर्जन ऑफ द डिवाइस। कोई भी डिवाइस का या कोई भी रिसोर्स का वर्चुअल वर्जन बनाना, चाहे सर्वर्स हो, चाहे स्टोरेज हो, चाहे नेटवर्क हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी वर्चुअल वर्जन आप बना रहे हो, wherein where the framework divides the resources into one or more execution environment. But by providing a logical view of computing resources, then a physical view, virtualization allows user to manipulate the system's operating system. आप सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम को भी चेंज कर सकते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह अपन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर चला सकते हैं। The core concept of virtualization lies in partitioning, PAR है ये, which divides a single physical server into multiple logical server. एक सर्वर को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो अपन ने यहाँ पे मेमोरी का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल बताया था। क्या बताया था मैंने? इस हार्ड डिस्क को मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, CDE। अगर मेरा मन है मेरे को 4 पार्ट्स में तोड़ना है, एक हार्ड डिस्क का पार्ट का नाम रखना है अर्पिता, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। हार्ड डिस्क एक है तो एक फिजिकल सर्वर को मल्टीपल लॉजिकल सर्वर में आपने यहाँ पे तोड़ दिया। Once the physical server is divided, each logical server can run an operating system and application independently. हर एक लॉजिकल सर्वर का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है और खुद की अपनी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। एक कंप्यूटर को मल्टीपल मशीन्स में डिवाइड कर रही हूँ, हर एक मशीन का खुद का OS हो सकता है, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स एक्सेट्रा, और सबकी अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो सकते हैं। विंडोज के अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, लाइनेक्स के अलग होंगे, यूनिक्स के अलग सॉफ्टवेयर होंगे। फॉर एग्जाम्पल पार्टीशनिंग ऑफ हार्ड ड्राइव, ठीक है। देन सबसे पहले इसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन एरियाज पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, इसकी मेमोरी टेक्निक है। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन की मेमोरी टेक्निक है HSN। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन की MT है, मेमोरी टेक्निक है इसकी, दैट इज HSN। HSN कोड होता है HSN। H मतलब हार्डवेयर, S मतलब स्टोरेज एंड N मतलब नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाला किया है कि एक मशीन पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, सबका अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर है। एक हार्ड डिस्क को अपने मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ दिया, उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कह देते हैं। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को ही क्या कहा जाता है? प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बनाई जाती है जो एक रियल कंप्यूटर के जैसे एक्ट करेगी,
जिसका खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मतलब यहाँ पे अपने 5 मशीन बना दी, सबका अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, और रियल में तो एक ही मशीन काम कर रही है। Software executed on these virtual machines is separated from underlying hardware resources. हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी उस पर रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर दैट इज रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में होस्ट अ वर्चुअल मशीन्स दैट लुक्स लाइक कंप्यूटर विद लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर दैट कैन बी रन ऑन वर्चुअल मशीन। एक मशीन है उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चल रहा है, उसको मैंने वर्चुअली बनाकर उसके मैं लाइनेक्स भी चला सकते हैं, उसके खुद के सॉफ्टवेयर चल सकते हैं। The basic idea of hardware virtualization is to consolidate का मतलब इकट्ठा करना, कंबाइन करना, बहुत सारे जो छोटे छोटे फिजिकल सर्वर्स है उनको एक लार्ज फिजिकल सर्वर में कंबाइन करना, सो दैट द प्रोसेसर कैन बी यूज मोर इफेक्टिवली। छोटी छोटी चीजों को कंबाइन कर एक बड़ी चीज बनाई जा सकती है। द सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स अ वर्चुअल मशीन, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है? हाइपरवाइजर या वर्चुअल मशीन मैनेजर। मैं कह रही हूँ सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा वर्चुअलाइजेशन के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? हाइपरवाइजर या फिर वर्चुअल मशीन मैनेजर। ये हाइपरवाइजर या जो वर्चुअल मशीन मैनेजर, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंट्रोल्स द प्रोसेसर मतलब सीपीयू, मेमोरी को कंट्रोल करेगा, और जो भी अदर कंपोनेंट्स है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सेम मशीन पे चल रही है उन सबको कंट्रोल करने का काम क्या है? इसका है। यहाँ पे हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे काम करता है कि जैसे खुद का अपना प्रोसेसर अलग, मेमोरी अलग और उसके सारे कंपोनेंट्स अलग। वर्चुअल मशीन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मशीन जैसे काम करती है, उसको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कहा जाता है। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, इसका एग्जांपल समझाती हूँ जो मैंने डायग्राम में बनवाया था। डायग्राम अपन ने बनाया था नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का, डायग्राम आपने बनाया था नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का कि आपकी 3 जगह ब्रांचेस हैं। सपोज आपने पहले दिल्ली, मुंबई, राजस्थान 3 जगह अपना सेटअप कर रखा है, ऑनलाइन आप क्लासेस ले रहे हो 3 जगह पे। तो दिल्ली में भी राउटर डाला, केबल डाला, हार्ड डिस्क डाली, सब कुछ डाला, तो उसके लिए मेरे को 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, मुंबई में भी और राजस्थान में भी। अब मुझे 2 ब्रांचेस और खोलनी है, कोलकाता में और चेन्नई में, तो मुझे 5-5 करोड़ और खर्च करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया? वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट काम में लिया। वर्चुअलाइजेशन में क्या किया मैंने? जितनी जो भी रिसोर्सेस थी, दिल्ली की जितनी रिसोर्स, मुंबई की, राजस्थान की, सबको एक जगह पे इकट्ठा कर ले सॉफ्टवेयर के थ्रू। मतलब दिल्ली के पास जो भी राउटर्स, जो भी केबल्स, जो भी हार्ड डिस्क थी वो यहाँ आ गई, ये यहाँ गई, यहाँ गई। अब उसने सपोज उसके पास हार्ड डिस्क थी 120 GB की, और उसने सिर्फ 40 GB यूज में ले रखा है दिल्ली में, बाकी आपका 80 GB जो है दिल्ली में क्या पड़ा है? फ्री पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे सपोज 15 GB फ्री पड़ा और यहाँ पे आपका 20 GB फ्री पड़ा। अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा सा फ्री पड़ा, थोड़ा थोड़ा तो कोई काम का भी नहीं है, तो सबको इकट्ठा करके, और मैंने देख लिया अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज कौन सी है, राउटर्स कितने हैं जो फुली कैपेसिटी से यूटिलाइज नहीं हो रहे, सारी रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। अब कोलकाता और चेन्नई में अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज से वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से कोलकाता चेन्नई में वही नेटवर्क मिल जाएगा जो आपका दिल्ली, मुंबई और राजस्थान में नेटवर्क काम में आ रहा था। मतलब कोलकाता चेन्नई में आपको 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअली राउटर है, पर राउटर एक्चुअल नहीं होगा, वो वर्चुअल सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको राउटर की सर्विसेज मिल रही हैं, वर्चुअल सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको नेटवर्क, केबल, वर्चुअल सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको हार्ड डिस्क की सर्विसेज वहां पे मिल जाएंगी। तो इससे क्या होगा? अपन को पैसा खर्च ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। फिजिकली मैं कुछ भी क्रिएट नहीं करी, लॉजिकली मैंने पूरा का पूरा नेटवर्क वहां पे क्रिएट कर दिया। तो इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कहा जाता है। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का एक एग्जांपल और होता है, आपने कभी मैन का नाम सुना है? देखो, एक होता है लैन, एक होता है मैन और एक होता है वैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ एक बिल्डिंग में चल सकता है। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो एक सिटी में चल सकता है। और वैन मतलब जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं से कोई भी नेटवर्क वो चल सकता है। तो ये जो सिटी का नेटवर्क है ये मल्टीपल लैन से मिलकर बना है, छोटी छोटी बिल्डिंग का नेटवर्क मिलाकर एक पूरा सिटी का नेटवर्क बना है। तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में भी डिवाइड कर सकते हैं, या इन छोटे छोटे नेटवर्क को कंबाइन कर एक बड़ा नेटवर्क भी बनाया जा सकता है। इसको भी क्या कहा जा सकता है? नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। या फिर ये राउटर्स, केबल्स मेरे पास एक्चुअली नहीं है, बट फिर भी मुझे लगेगा कि मेरे पास राउटर्स, केबल्स हैं, नहीं होकर भी होने का एहसास होना। तो ये होता है आपका नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन।
तो क्या कंसेप्ट है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का? नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। इसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए? वर्चुअलाइजेशन। वहां कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए था हार्डवेयर के लिए? हाइपरवाइजर या फिर वर्चुअल मशीन मैनेजर। प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन तो उसको इज ऑल्सो कॉल्ड, उसका नाम था, पर वहां सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए कौन सा चाहिए था? एक तो वर्चुअल मशीन मैनेजर या हाइपरवाइजर। अगर आपको नेटवर्क को वर्चुअलाइज करना है तो उसके लिए आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसका नाम क्या है? वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक लेयर बनाता है बिटवीन द वर्कलोड्स और यूजर्स एंड फिजिकल हार्डवेयर। जो आपके पास एक्चुअल हार्डवेयर पड़ा है और जो लोग उसको यूज करने वाले उनके बीच में एक लेयर बनाएगा। ये लेयर पे सारी रिसोर्सेज आ गई, मेमोरी, सीपीयू, नेटवर्क, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज। मैंने कहा सारी रिसोर्सेज को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, कॉमन पूल कर दिया। तो इस लेयर पे जो भी यूजर्स थे सबकी सारी रिसोर्सेज यहाँ पे आ गई। Network virtualization is a method of combining available resource in a network by splitting up the available bandwidth into channels. अब आपके पास जो है उसको आप split कर दोगे, जिसको जितना चाहिए उसको उतना देते जाओगे. Each of which is independent of others and each of which can be assigned to a particular server or device in real time. यहाँ पे एक बड़े फिजिकल नेटवर्क को आप मल्टीपल स्मॉल लॉजिकल नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल लैंड्स को भी कंबाइन कर कर एक बड़ा लॉजिकल नेटवर्क बना सकते हैं। एक नेटवर्क से छोटे छोटे नेटवर्क बना सकते हो, छोटे छोटे नेटवर्क को कंबाइन कर कर एक बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हो। इससे नेटवर्क ट्रैफिक को आप कंट्रोल कर सकते हो। Various equipments and software vendors offer network virtualization by combining any of the network hardware. इन सबको combine कर कर आप network virtualization की facility दे सकते हो। क्या क्या चीजें combine कर लो आप? switches and network interface card, इसमें से 2 या 3 नाम याद कर लेना। नेटवर्क एलिमेंट जैसे कि फायरवॉल, लोड बैलेंसर्स। फायरवॉल अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर्स में आपको क्लियर हो जाएगा। वर्चुअल लैंड्स, नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस, इनमें से चीजों को कंबाइन कर कर आप नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की सर्विसेज दे सकते हो। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कैसा होना चाहिए? जहां पे स्पीड अच्छी हो, रिलायबिलिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी और सिक्योर्ड होना चाहिए। जो भी नेटवर्क मिल रहा है वो अच्छी स्पीड का होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसको जब चाहे जितना चाहे बढ़ा सकते हो और सिक्योर्ड भी होना चाहिए। तो ये होता है आपका नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। लास्ट है आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। इसके लिए एक लाइन लिख लो सिर्फ, पूल एंड शेयर, बस पूल एंड शेयर। जो अभी अपन ने एग्जांपल लिया, मैंने नेटवर्क में हार्ड डिस्क का जो एग्जांपल दिया था वो सिर्फ हार्ड डिस्क को मैं स्टोरेज कह रही हूँ। तो अगर एक के पास 10 GB फ्री पड़ा है, दूसरी डिवाइस के पास 15 GB फ्री पड़ा है, तीसरी के पास 20 GB फ्री पड़ा है, तो इन सबको पहले पूल किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। जो फ्री पड़ा है, जो अनयूटिलाइज है, जो कोई काम में नहीं आ रहा, तो ये कितना हो गया आपका 45 GB। इस 45 GB को अब जिसको जो भी स्टोरेज चाहिए इस 45 में से वो स्टोरेज दे दिया जाता है। इसको कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। कि आपको एक्चुअली स्टोरेज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने एक्चुअल स्टोरेज नहीं दिया, और आपको फिर भी लगता है कि स्टोरेज पे आप अपना काम कर रहे हो। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इज पुलिंग और ग्रुपिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस। आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग अलग डेटा सेंटर्स हैं, डेटा सेंटर 1, डेटा सेंटर 2, डेटा सेंटर 3, डेटा सेंटर 4, जहां डेटा रखा है। फर्स्ट डेटा सेंटर के पास 15 GB अभी खाली पड़ा है, सेकंड के पास 25 खाली पड़ा है, इसके पास 10 खाली पड़ा है, इसके पास 5 खाली पड़ा है। तो यहाँ क्या होगा? स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में सारे डेटा सेंटर्स का जो भी स्टोरेज खाली पड़ा है उसको एक जगह इकट्ठा कर कर, फिर अगर नया डेटा सेंटर आपको खोलना है तो नया डेटा सेंटर खोलने की जगह आप यहीं से उसका स्टोरेज प्रोवाइड करवा देंगे। So there may be different types of storage devices which can be grouped together and which work as a single storage device. सारी storage devices को यहाँ पे ग्रुप किया जाता है और वो सिंगल के जैसे काम ली जाती है। It helps to automatically perform the task of backup. Backup का काम हो सकता है, अपन ने पढ़ा था बैकअप होगा तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, रिलायबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपके पास ज्यादा स्टोरेज है तो आप बैकअप रख सकते हो, आप रिकवरी कर सकते हो, डेटा अगर कोई चोरी हो जाएगा तो वहां से आप रिकवरी कर सकते हो। द सर्वर्स कनेक्टेड टू स्टोरेज आर नॉट अवेयर ऑफ वेयर द डेटा रियली इज। इट इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज एब्स्ट्रैक्टिंग द लॉजिकल स्टोरेज फ्रॉम द फिजिकल स्टोरेज। यहाँ पे ये फिजिकल स्टोरेज था, इस फिजिकल स्टोरेज से लोगों को
लॉजिकल स्टोरेज मिल रहा है, जितना चाहिए उतना मिल रहा है। जो चीज रियल में नहीं होती उसको लॉजिकल कह रहे हैं, और जो एक्चुअली टच कर कर देख सकते हो उसको क्या कहते हैं, फिजिकल कहते हैं। तो फिजिकल स्टोरेज में से लॉजिकल स्टोरेज निकाल कर देना। पूल एंड शेयर, पहले सब कुछ पूल करो, इकट्ठा करो, फिर सबको शेयर कर दो, जिसको जितना चाहिए उसको उतना बांट दो, जो भी अनयूटिलाइज स्टोरेज पड़ा है। तो 3 तरीके के अपन ने वर्चुअलाइजेशन के टाइप्स पढ़ लिए, हार्डवेयर, नेटवर्क, स्टोरेज। हार्डवेयर का मतलब इसको प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है, हाइपरवाइजर या वर्चुअल मशीन मैनेजर से होता है। यहाँ पे अपन एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, चलने वाली मशीन को अपन वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर देंगे, जिस पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, सबकी अपनी एप्लीकेशंस अलग, अपना सॉफ्टवेयर अलग। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे काम करेगा जैसे कि वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मशीन हो। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का मतलब एक वर्चुअलाइजेशन लेयर है, उसमें सबसे पहले इकट्ठा किया और फिर उसको शेयर कर दिया, जो भी अनयूटिलाइज्ड जो भी रिसोर्सेज थी उनको वहां पे शेयर कर दिया। एक बड़े नेटवर्क से छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हो, और छोटे छोटे नेटवर्क को बड़े नेटवर्क में कंबाइन कर सकते हो। एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन एक्चुअली अलग अलग डिफरेंट स्टोरेज पे अलग थोड़ा थोड़ा खाली पड़ा, उसको इकट्ठा किया और फिर उसको शेयर कर दिया। तो ये होता है आपका टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। लगभग सेम है। नेटवर्क में अपन राउटर स्विचेस की भी बात करेंगे, यहाँ सिर्फ स्टोरेज हार्ड डिस्क की बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन की वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम में लेते हो, इसकी मेमोरी टेक्निक लिखो। सेव पूरी दाल तड़का, सेव पूरी दाल तड़का। Save stands for server consolidation. Puri stands for portable applications. और एक और होता है यहाँ पे portable workspace. Dal stands for disaster. And Tadka stands for testing and training. Save Puri Dal Tadka. सर्वर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब इकट्ठा करना। तो यहाँ पे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन जो आपने पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था, कंसोलिडेट हो रही है, बहुत सारे रिसोर्सेज सर्वर्स को कंबाइन करो। helps to consolidate many physical server into fewer servers, बहुत सारे को कंबाइन करके कुछ में कंबाइन करता है। The physical servers are reflected as virtual servers and can host many platforms and applications for large number of users. large number of users को सर्विस दी जा सकती है, इसको P2V ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जा सकता है। डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी मतलब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल लिखो। सर्वर कंसोलिडेशन का जो काम 6 मशीन से हो रहा था वो अब 1 कर देगी, जो काम 6 मशीन से हो रहा था वो काम अब 1 मशीन कर देगी। डिजास्टर रिकवरी, यहाँ पे एक हॉट स्टैंड बाय होता है। हॉट स्टैंड बाय का मतलब लिखो इमीडिएट रिकवरी, तुरंत रिकवरी होना। कोई भी चीज अगर खराब हो गई तो उसकी तुरंत रिकवरी हो सकती है। यहाँ पे अगर कोई डिजास्टर आता है, कोई लोड ज्यादा है, तो फिजिकल सर्वर का लोड वर्चुअल सर्वर को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर डिजास्टर या कोई भी फिजिकल एक्चुअल सर्वर में, एक्चुअल विंडोज में कोई भी नुकसान हो रहा है, कोई भी लोड आ गया, तो उस विंडोज का काम मैं हाथ किया ट्रांसफर कर सकती हूँ दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को, लाइनेक्स को, यूनिक्स को, मैं उसका काम ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो डिजास्टर आ रहा है या शटडाउन हो रहा है या लोड ज्यादा आ रहा है तो उसको काम को आप दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, इमीडिएट बेसिस पे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो विंडोज का काम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख लो कि विंडोज का काम अपन तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं, लाइनेक्स को, यूनिक्स को, एक्सेट्रा ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा। टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, टेस्टिंग ट्रेनिंग, अगर आपको सीखना है कोई चीज,
मुझे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को काम में लेना सीखना है, तो मेरे पास एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज। इस विंडोज से मैंने मल्टीपल मशीन्स बनाई, लाइनेक्स की, यूनिक्स की, और एक और विंडोज की मैंने एक और मशीन बना दी। बना सकती हूँ मैं इस विंडोज से विंडोज की मशीन। अब किसी को कुछ सिखाना है तो आप वर्चुअल मशीन पे सिखाओगे, एक्चुअल पे नहीं सिखाओगे। तो अगर कोई ट्रेनिंग देनी है या कोई टेस्ट करना है, कुछ भी चलाकर देखना है कि ये सॉफ्टवेयर लाइनेक्स पे अच्छा चलेगा या यूनिक्स पे अच्छा चलेगा, तो वर्चुअल पे चलाकर देखोगे, ना कि एक्चुअल पे चलाकर देखोगे। तो नेटवर्क और हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन बहुत सारे ऐसे टूल्स प्रोवाइड करवाते हैं जिससे अपन टेस्ट कर सकते हैं, जिससे अपन कॉम्प्लेक्स कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से डेवलप कर सकते हैं। कुछ भी नया सीखना है या कुछ भी चीजों को टेस्ट करना है कि वो चीज सही चलेगी, खराब चलेगी, उसमें क्या एरर्स आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें वर्चुअल मशीन पे चलाओगे, एक्चुअल को आपको छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। पोर्टेबल एप्लीकेशंस, इसके अंदर लिखो एक लाइन, इंस्टेड ऑफ कैरिंग 6 machines, you just need to carry only one machine. आपको अब 6 मशीन कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक मशीन को कैरी करोगे और आपका काम हो जाएगा। पोर्टेबल एप्लीकेशंस आर नीडेड व्हेन रनिंग एन एप्लीकेशन फ्रॉम रिमूवेबल ड्राइव। अगर रिमूवेबल ड्राइव, पेन ड्राइव से कोई एप्लीकेशन चला रहे हो तो पोर्टेबल होनी चाहिए, वो मूवेबल होनी चाहिए, हर जगह उसको मूव कर सके, विदाउट इंस्टॉलिंग इट ऑन द सिस्टम्स मेन डिस्क ड्राइव। अगर कोई एप्लीकेशन ऐसी है जिसको पीडी से चलाना है, पेन ड्राइव से चलाना है, उसको मेरे को मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना पड़े। वर्चुअलाइजेशन कैन बी यूज्ड टू एनकैप्सुलेट द एप्लीकेशंस विद अ रीडायरेक्शन लेयर दैट स्टोर्स टेम्पररी फाइल्स। तो वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से ऐसा काम किया जा सकता है कि पेन ड्राइव से आप डायरेक्टली एप्लीकेशन चला रहे हो, मतलब एक ही मशीन पे आप विंडोज भी चला रहे हो, लाइनेक्स भी चला रहे हो, यूनिक्स भी चला रहे हो, आपको एक्चुअली विंडोज लाइनेक्स को अपने कंप्यूटर में डालने की जरूरत नहीं है। तो उस एप्लीकेशन के लिए आपको एक्चुअल अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को रोकने की जरूरत नहीं है। उसके लिए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर टेम्पररी फाइल्स बनाएगा, और ये सारी चीजें जो भी आपको चाहिए वो सब टेम्पररी वो बनाकर आपको देगा। परमानेंट स्टोरेज की उसको जरूरत नहीं है अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन को रन करना है तो। एंड लास्ट इसकी एप्लीकेशन है दैट इज पोर्टेबल वर्क स्पेसेस। Network virtualization helps to create portable workspace for working on device like iPods, USB, memory sticks, etc. Network virtualization की help से portable workspace भी portable हुआ, movable, portable मतलब portable का मतलब मूव करना, जो चीज कहीं से कहीं भी मूव करी जा सकती है। तो जो वर्क स्पेस है, मतलब जो काम करने की जगह है, आपका नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन से वो भी आप मूव करवा सकते हो। आपका राउटर, आपके स्विचेस, आपका हार्ड डिस्क, ये भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव किया जा रहा है, ताकि अपन आईपोड्स, यूएसबी, मेमोरी स्टिक्स इनसाइड डिवाइसेस पे अपन काम कर सकते हैं। तो ये क्या है आपकी एप्लीकेशंस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? सेव पूरी, दाल तड़का। सेव मतलब सर्वर कंसोलिडेशन की बहुत सारे सर्वर्स को मिलाकर कुछ सर्वर्स में कन्वर्ट कर दिया। पूरी मतलब पोर्टेबल एप्लीकेशंस एंड पोर्टेबल वर्क स्पेसेस। अगर कोई एप्लीकेशन आपको चलानी है तो आप पेन ड्राइव के थ्रू चला सकते हो, उसको कंप्यूटर में परमानेंट स्टोर की जरूरत नहीं है। उसके लिए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर टेम्पररी जो भी आपको फाइल्स वगैरह चाहिए वो जनरेट कर देगा। पोर्टेबल वर्क स्पेस मतलब नेटवर्क की हेल्प से वर्क स्पेस भी पोर्टेबल हो गया, ताकि अपन इन सब पे काम कर सकता है, आईपोड्स, यूएसबी, मेमोरी स्टिक्स। देन दाल मतलब डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर आ गया, कोई आपका बहुत ज्यादा पीक आ रहा है, काम का लोड आ रहा है, तो उसको दूसरे सर्वर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, वर्चुअल मशीन को ट्रांसफर कर सकते हो। एंड टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग मतलब काम कुछ नया सीखना है या ट्रेनिंग और टेस्ट करना है तो वर्चुअल मशीन्स पे करेंगे, एक्चुअल फिजिकल अंडरलाइंग हार्डवेयर को अपन छेड़ेंगे भी नहीं। तो ये होता है वर्चुअलाइजेशन। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, इसके टाइप्स एंड इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, क्लियर? ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। फटाफट अपन क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग। ई कॉमर्स बता सकते हैं, एम कॉमर्स हम बता सकते हैं, मशीन लर्निंग हम बता सकते हैं, BYOD हम बता सकते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी, इसमें वो पूरा छापना है जो हमें लगा था कि वो इश्यूज बता रहा है कि सिक्योरिटी बता रहा है, क्योंकि बता रहा है। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखकर आनी है। ठीक है,
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस इन डिटेल वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। क्या थी इसकी एमटी? वी आर पर्सन हु आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। डिस्कस द आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम। यहाँ पे दोनों बताना है, 2 टायर और 3 टायर। डिफरेंशिएट ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स बता सकते हो। अ बिजनेस मॉडल इज द मैकेनिज्म बाय विच अ बिजनेस इंटेंड्स टू जनरेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। एक्सप्लेन डिफरेंट ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। अपन ने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े थे, B2B, B2C, C2C, etc. etc. Explain the different steps followed by the user in buying goods online. अगर आपको ऑनलाइन कुछ भी खरीदना हो तो वो चार्ट आपको बनाना है। Then डिस्कस, वो भी बतानी है। 6 नंबर का है तो डायग्राम और वो दोनों चीजें। डिस्कस वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन दैट आर हाई एज कंपेयर टू जनरल इंटरनेट एक्टिविटीज। रिस्क रिलेटेड टू ई कॉमर्स, रिस्क बताए थे अपन ने। पायरेसी का रिस्क है, क्वालिटी का रिस्क है, हिडन कॉस्ट का रिस्क है, इंटरनेट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ऑडिट ट्रेल, क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग, ये सब ठीक है। What are the ways of protecting your e-commerce business from intrusion? आप intrusion से कैसे बचा सकते हो? अभी पढ़ा था मेमोरी टेक्निक। PVR में हंसले, P मतलब पासवर्ड्स, V मतलब वायरस, R मतलब रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, H मतलब हैकर्स और S मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो मैंने कहा था वो पॉइंट अलग से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसने पूछ लिया कि क्या तरीके हैं जिससे ई कॉमर्स को हम इंट्रूजन से बचा सकते हैं, दैट इज पीवीआर में हंसले। अगर किसी को याद नहीं आता तो वो मेमोरी टेक्निक पास में लिखते जाओ, तक कि आपको याद आ जाएगा कि इस टॉपिक में ये वाला आंसर हमें लिखना है इस क्वेश्चन पे। Explain the important provisions of IT Act related to e-commerce. IT Act का पूरा ऑब्जेक्टिव बताना है। क्या ऑब्जेक्टिव था? साइबर क्राइम कम, लीगल रिकॉग्निशन टू, और ई कॉमर्स को बढ़ाना है। और उसके जो सेक्शंस थे वो भी आपको यहाँ पे पूरे छाप कर आने हैं कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये, इसके अकॉर्डिंग ये, इसके अकॉर्डिंग ये। देन subsequent to demonetization, demonetization मतलब notebandi. One of your elderly neighbor who was using traditional digital methods of making payments like cards, net banking, etc., asked for your help to know about the various new methods of digital payment. Identify and explain various new methods of digital payment for him. UPI, IMPS, USSD, Aadhaar, क्रिप्टो करेंसी, मोबाइल बैंकिंग, ये सारे नए तरीके थे, ये सब हमें एक्सप्लेन करने। उसने 2-3 नहीं बोले तो सारे बताने जितने भी थे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग बता सकते हो। डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या थी इसकी एमटी, कुछ ध्यान हो तो। इफ आई इंक्रीज scalable workload of silent tenant, then they will pay on demand. If I increase network capabilities and scalable workload of silent tenant, they will pay on demand. Explain the different types of cloud computing. उसकी MT क्या थी? हमारी सास कैसी हो, CACS जैसी हो। S मतलब scalability, security and SLA. C मतलब cost and control. A मतलब administered by and availability. Then discuss various components of mobile computing. कौन से थे components? Mobile hardware, software and mobile communication. Explain the benefits of mobile computing. इसकी MT जो बनाई थी केशव ने बनाई थी। हाँ वैसे बता दो, मतलब जो भी है कुछ भी बता दो। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ट्रैवलिंग नहीं करनी, वर्क ऑर्डर डिटेल्स को रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। Then mobile computing is an important and rapidly evolving technology that allows users to transmit data from remote location to other locations in mobility condition. Being a communication expert, identify the limitations in current scenario that impede users to use this technology frequently. क्या लिखोगे इसमें बच्चों? Limitations of mobile computing. क्या थी इसकी MT? Having best human health is power. Then B stands for bandwidth, insufficient bandwidth. S मतलब security.
मतलब ट्रांसमिशन इंटरफेस, ह्यूमन मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन हेल्थ हजार्ड्स, पावर मतलब पावर कंजम्पशन, सब चीजें बैटरी पे डिपेंड करती हैं। डिस्कस सम बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग, इसके एमटी क्या थी? बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब स्टेप्स, स्टेप्स की वो क्या थी? PER, पर। P stands for परचेज, पेपर और प्लानिंग, और R मतलब रिसाइकिल, और E मतलब कंजर्व एनर्जी, एनर्जी बचाओ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, डिजिटल लाइब्रेरी एंड वेब पोर्टल। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, इट्स वेरियस एप्लीकेशन एरियाज। एप्लीकेशन की एमटी अभी पढ़िए, सेव, पूरी, दाल, तड़का। सेव स्टैंड्स फॉर सर्वर कंसोलिडेशन, पूरी मतलब पोर्टेबल एप्लीकेशंस एंड पोर्टेबल वर्कस्पेस। देन दाल, दाल मतलब डिजास्टर रिकवरी, एंड तड़का मतलब टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। Every business decision is accompanied with a set of threats, and so is BYOD program. Explain the areas in which the risk associated with BYOD program can be classified. क्या है BYOD के risk? India, I stands for implementation risk, N मतलब network, B मतलब और A मतलब application risk. Implement मतलब पॉलिसी अच्छी नहीं है, डिवाइस मतलब हम विजिबल नहीं कर पा रहे कितनी डिवाइसेस हैं, IN नेटवर्क मतलब हम पता नहीं लगा पा रहे कितनी डिवाइसेस हैं, D मतलब डिवाइस चोरी हो गई, और एप्लीकेशन मतलब वायरस आ गया, तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी? एक्सप्लेन द पर्टिनेंट इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन द क्लाउड कंप्यूटिंग इम्प्लीमेंटेशन। क्या इश्यूज थे? थ्रेशोल्ड पॉलिसी, बिट्स, HUL बिट्स, H मतलब हिडन कॉस्ट, U मतलब अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, L मतलब लीगल इश्यूज, B मतलब बग्स इन लार्ज स्केल एनवायरनमेंट, I मतलब इंट्रोपरेबिलिटी, T मतलब थ्रेशोल्ड पॉलिसी, S मतलब सिक्योरिटी, S मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वेरी गुड। देन इसके MCQs, Which one of the following is not an operating system? इनमें से कौन सा OS नहीं है? Android है, BlackBerry है, Firefox है, Chrome नहीं है। In two-tier architecture is an interface that allows users to interact with e-commerce, m-commerce vendor. किसके थ्रू आप e-commerce, m-commerce इंटरेक्ट कर सकते हो? कौन सा टर्म? प्रेजेंटेशन। वेरी गुड। FEMA stands for, जो मैंने आपको एक्ट पढ़ने के लिए दिया था उसी के अंदर है ये। UPI मतलब ऑप्शन C। Then BHIM is an example of app. Which of the following is not a best practice under green computing? Dispose e-waste according to central state local regulation, purchase of desktop computers based on environment attributes, power down the CPU and all peripherals during extended periods of inactivity, use CRT monitors than LCD monitor. D, अपन LCD काम में लेते हैं ना कि CRT काम में लेते हैं। GSM stands for, देख लेना, Which of the following is the correct sequence of mobile computing? ये वो है बच्चों जो मैंने कहा था छोड़ दो, खुद पढ़ लेना। मैंने कहा था ना छोड़ देना, नॉट इम्पोर्टेंट बताया था, जो मैंने कहा था खुद पढ़ लेना कि मोबाइल कंप्यूटिंग में सीक्वेंस क्या है, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। मन करे तो सिर्फ ये पढ़ लेना, तो भी वो आपका सीक्वेंस पता चल जाएगा उसमें जो लिखा हुआ था। AEPS stands for Aadhaar Enabled Payment Service, option C. Which instance of SaaS allow users to explore functionality of web service such as Google Maps, payroll processing, credit card processing? API as a service. Very good. चलो हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। कल अपना टेस्ट है बच्चों, MCQ भी आएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आएगा। अच्छे से पढ़ो, टेस्ट देने सबका कंपलसरी है, अच्छा सा लिखना है। बीकॉम का पेपर नहीं है तो फालतू की चीजें नहीं पढ़नी, सब काम की चीजें पढ़नी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, चलो बाय।